Hello, good morning, students. Hello, how are you? Everyone is fine. Very good. Now, today, we are going to discuss about the principle of management, which is the chapter number 2 of business studies of class plus 2. Very important chapter from the point of view of the case studies. Normally, 1 to 2 questions is selected from that topic. So, please pay attention, okay, and listen very carefully of this video. Now in this chapter, the principle of management, मतलब प्रबंधकीय सिद्धांत क्या है, इस बात का हमने डिस्कशन करना है. इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम. एक तो कंसेप्ट एंड द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. इसमें भी देखेंगे कंसेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है. फिर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं. सिग्निफिकेंस में क्या, उसका महत्व क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या महत्व है एक मैनेजर के लिए. उसके बाद फ्यूल्स प्रिंसिपल, फ्यूल्स ने अपने प्रिंसिपल दिए, ठीक है, जिसे हम जनरल प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं. फिर है टेलर साइंटिफिक, फिर टेलर ने अपने प्रिंसिपल दिए. और लास्ट में जो हमारे पास पॉइंट रहेगा वो रहेगा टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम कंसेप्ट, नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियोस के अंदर फ्यूल्स और टेलर्स की जो हमारे पास से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. नाउ स्टार्ट करते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है. सबसे पहले बड़ी बात हम करते हैं यहाँ पे जी, कंसेप्ट क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. कहता है प्रिंसिपल इज ए ब्रॉड, ठीक है, व्याख्यात्मक एंड जर्नल गाइडलाइंस. एक सामान्य, ठीक है, एक दिशा निर्देश होता है, गाइडलाइंस होती हैं फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन. किसी काम को मुझे कैसे करना है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, और उस पर कार्य कैसे करना है. इट प्रोवाइड अ गाइडेंस. गाइडेंस कैसे, हमें गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है फॉर थिंकिंग एंड एक्शन, किस पर सोचना और उस पर काम करना. कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. वास्तव में कहते हैं जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ना, एक इंटीग्रल, एक अभिन्न अंग के रूप में है मैनेजमेंट के, ठीक है. एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल हेल्प, कहता है यदि हमने इनको सही ढंग से समझ लिया तो ये क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे प्रिडिक्टिंग व्हाट वुड हैपन इफ द प्रिंसिपल वर अप्लाइड. यदि इनको हम अप्लाई कर दें तो क्या होगा. तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या होते हैं प्रिंसिपल जो हम पढ़ते हैं. तो कहते हैं प्रिंसिपल्स हमारे पास से नॉर्मली क्या रहते हैं कि दो टाइप के रहते हैं, ठीक है जी. अब दो टाइप के प्रिंसिपल्स के अंदर क्या क्या है, दो टाइप जो हमारे पास से समझा रखे हैं वो क्या उन्होंने बताया. एक है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया हमारा, प्रेस्क्रिप्टिव, ठीक है, या जिसे हम नॉर्मेटिव भी कह सकते हैं. डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, ये प्रिंसिपल हमें मात्र क्या बताता है, मियरली क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है, कि जो चर हैं, वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में संबंध क्या है. और प्रेस्क्रिप्टिव क्या बताता है, ये हमें क्या बता रहा है, व्हाट शुड डू, कि मैनेजर को उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए इसके बारे में शो करता है. ठीक है, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं. कहता था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव. हमने पढ़ लिया कि डिस्क्रिप्टिव कैसे होते हैं और प्रेस्क्रिप्टिव कैसे होते हैं. दे हैव बीन डेवलप्ड टू गाइड, ये क्या करते हैं, मैनेजर को गाइड करते हैं, ठीक है, इन टेकिंग द डिसीजंस, ठीक है, कि कोई भी उसने निर्णय लेना है तो उस समय इनको ध्यान रखे ऑन द बेसिस ऑफ वेल स्टेटेड जर्नलाइजेशन, जिनको कि पहले से क्या है, एक सामान्यकरण तौर पर आपके सामने रखा गया है. एंड नोट ऑन द ट्रायल, ये ट्रायल और एरर भी नहीं होते हैं, ठीक है, एक बार तुक्का मार के देख लेते क्या पता हो ही जाए. नो, ये क्या होता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड होता है. ट्रायल एंड एरर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, गैस वर्क नहीं है हमारे पास से, एग्जैक्ट है, ठीक है, और जो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बार बार हम उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको फॉलो करते हैं. तो अब इसके रिगार्डिंग कुछ एक हमारे पास एक डेफिनेशन है, ठीक है, जिसमें अकॉर्डिंग टू द एल्विन ने क्या कहा, ए प्रिंसिपल इज द फंडामेंटल ट्रूथ, ठीक है, एक क्या हमारे पास आधारभूत सच्चाई है. एंड इट इज़ जनरली स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास से, या जिसको हम साइंस भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंस में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है. किसी भी घटना के कारण और परिणाम में संबंध को बताया जाता है. कुर्ट्स ऑर्डोनल ने क्या कहा, उसको देखते हैं. देखें, कुर्ट्स ऑर्डोनल ने क्या कहा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ द जर्नल वैलिडिटी. यदि ये ऐसे सच हैं जो सामान्य तौर पर हर जगह लागू हो जाते हैं, ठीक है, एंड विच हैव इन द प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन,
और इनकी वैल्यू किसी है प्रिडिक्टिंग, कि इसको लागू करने से हमारे रिजल्ट क्या आ सकते हैं, इस चीज़ की संभावना को वो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट अपने आप को मूव करते हैं कि अब हमारे पास एक फीचर क्या है या नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। ठीक है, अब देखें जरा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे पास अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास से फीचर या नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। वैसे भी क्या होता है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं उनको प्रिंसिपल तभी बनते हैं जिनमें जिस समय वो हर जगह लागू हो जाएं। तो पहला पॉइंट ही मेरे सामने यहाँ पर आ गया, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। हर जगह सर्वव्यापी रूप से वो लागू होते हैं। यूनिवर्सलिटी रेफर टू दैट ट्रूथ, ये वो सच है विच इज़ इक्वली एप्लीकेबल, यानी हर जगह बिल्कुल सामान्य तौर पर लागू होते हैं इन ऑल द स्फीयर्स, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो। बिजनेस के अंदर हमारे पास है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, नॉन बिजनेस के अंदर जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, प्ले ग्राउंड हैं, एग्रीकल्चर्स हैं, फार्म्स एक्टिविटीज़ हैं, इन सब के अंदर बिल्कुल सामान्य तौर पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। दे आर एप्लीकेबल टू ऑल द काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ से क्लियर होगा कि हर प्रकार के जितने भी संगठन होते हैं वो हर परिस्थिति में लागू होते हैं। एंड द प्रिंसिपल ऑफ, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिया हमने कि डिवीजन ऑफ वर्क यानी कार्य का करना, बांट देना, हैज़ फाउंड एप्लीकेबल ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम क्या देखते हैं कि कोई भी एक बड़ा कार्य है उसको हम छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होगा वो उस काम को बड़े इजीली कर लेगा और हमारा वक्त जो होगा, क्योंकि एक पूरी सिस्टम को एक व्यक्ति अकेला नहीं संभाल सकता, तो इसलिए हमने क्या किया, डिवीज़न ऑफ वर्क, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे स्कूल हो, चाहे ठीक है हमारे ऑफिस हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, हर जगह ये एप्लीकेबल है। तो ये नियम जो बना हमारे पास है डिवीज़न ऑफ लेबर, तो हम ये क्या कहते हैं कि हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, इसलिए हमने क्या नाम दे दिया कि जो प्रिंसिपल्स होंगे ये क्या होंगे, जनरली एक्सेप्टेड होंगे। अब ये जो सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, वो क्या आता है, जनरली गाइडलाइंस। ठीक है, अब जनरल गाइडलाइंस क्या होती हैं, सामान्य दिशा निर्देश होते हैं। कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट ए डेफिनेटिव सच, बिल्कुल सही हमेशा लागू नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियम की तरह नहीं, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल है बने हुए मैनेजमेंट के, ये ह्यूमन बिहेवियर पे हैं, और ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ना वो कभी भी स्टेबल नहीं होता, डायनामिक इन नेचर होता है, बदलता रहता है एनवायरनमेंट, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे भी क्या करना पड़ता है, इनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जनरल गाइडलाइंस आर नॉट एग्जैक्ट जस्ट लाइक ए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रूल्स। तो देखो इसको हम स्टडी करते हैं एक बार। कहता था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट डेफिनेट लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। द ऑब्वियस रीजन दैट द मैनेजमेंट प्रिंसिपल डील विद द ह्यूमन बींग्स। देखो हमने पहले डिस्कस कर दिया, और ह्यूमन बींग से कनेक्टेड, और ह्यूमन बींग जो होता है ना वो क्या होता है, उसके कहीं ना कहीं किसी न किसी नेचर के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। नो मैनेजर कैन एवर श्योर अबाउट द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन। कोई भी कहता है मैनेजर जो है ना हर व्यक्ति के बिहेवियर को सही ढंग से नहीं पहचान पाता, कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उसकी परसेप्शंस क्या हैं, ठीक है, उसकी नीड्स क्या हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, इन सब बातों को ध्यान में देते हुए। तो इसलिए उसने कहा कि सामान्य दिशा निर्देश हैं, एग्जैक्ट नहीं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ। पॉइंट नंबर थर्ड में देखो हमारे पास से क्या आ रहा है, उस चीज़ को हमने थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ से देखो ध्यान देंगे बेटा, थर्ड पॉइंट में क्या पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास से डेवलप्ड बाय द प्रैक्टिस एंड द एक्सपेरिमेंटेशन। मैंने कहा था कि जो रूल्स होते हैं ना, ट्रायल एंड एरर बेस पे नहीं होते हैं, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। तो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि डेवलप्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये क्या होता है, बार बार उस पर कार्य किया जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखे जाते हैं, उसके बाद उसे क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। तो मैंने होता मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड। कहते हैं हमने काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डेवलप किया बाय द प्रैक्टिशनर, इंक्लूडिंग हेनरी फ्योल हो, चाहे डब्ल्यू टेलर हैं, चाहे एल उर्विक हैं, इन सब ने। तो हेनरी फ्योल ने सजेस्ट किया कि प्रिंसिपल ऑफ द जनरल मैनेजमेंट, डब्ल्यू टेलर ने सजेस्ट किया प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो दोनों के प्रिंसिपल जो हैं अभी एक एक करके हमने बाद में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो टेलर ने क्या किया, कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट ऑन द टाइम स्टडी। टेलर ने क्या किया, देखो हमारे सामने इस समय कि टेलर देखो किस पर जो ध्यान दे रहा है, टेलर एक्सपेरिमेंट ऑन द टाइम स्टडी। ठीक है, मोशन स्टडी, किसी कार्य को करना है तो कितनी बार वो उस कार्य को पूरा करने के लिए कितनी बार अपनी मोशन बदलता है, फैटिग्यू। ठीक है, इसे हम कहते हैं थकान।
कि एक व्यक्ति लगातार काम कितना टाइम काम कर सकता है और कितने टाइम के बाद उसको रेस्ट की ज़रूरत है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। इन सबको देखते हुए इससे क्या होगी कि वर्कर की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाएगी, एंड रिड्यूस द फैटिग्यू, और धीरे धीरे उसकी फैटिग्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है, थकावट कम हो जाएगी और पूरी एनर्जी के साथ वो अपने वर्क को कंप्लीट कर पाएगा। तो इसमें देखो हमने एक एग्जांपल लिया, देखो, और हेनरी फ्यूल ने क्या सजेस्ट किया कि द प्रिंसिपल ऑफ द क्रिएट ए कंसीव एनवायरनमेंट फॉर द पीपल एट वर्क। हेनरी फ्यूल ने क्या कहा कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिसके अंदर व्यक्ति क्या कर सके, बड़े आराम से, ठीक है, ईजी होकर, ठीक है, काम कर सके, क्योंकि अच्छा एनवायरनमेंट होगा काम करने के लिए तो उसको क्या होगा, फैटिग्यू नहीं होगी, थकावट नहीं होगी, प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, कोई उसको हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास है फ्लैक्सिबिलिटी। कहते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो फ्लैक्सिबल इन नेचर होते हैं। हमने पहले ही पढ़ लिया कि वो एग्जैक्ट रूप से लागू नहीं हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, फ्लैक्सिबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। उनमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उनमें रिफाइनमेंट्स हो सकता है। इन द प्रिंसिपल कैन बी टेक प्लेस एज पर द नीड एंड द सिचुएशन फेस्ड। जैसे हम अपने सामने किसी परिस्थिति को देखते हैं उसी के अनुसार हम उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। 10 दे मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द फ्लैक्सिबल एंड द डायनामिक गाइडलाइंस। इसके अंदर क्या होते हैं, डायनामिक, क्योंकि नेचर कैसा हमारा डायनामिक नेचर है, तो गाइडलाइंस भी कैसी होंगी, डायनामिक होंगी, यानी कि रिजिड नहीं होंगी, है ना, रिजिड नहीं होंगी। और जो रूल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, स्टैटिक रूल्स नहीं होंगे, नॉट ए रिजिड नॉट ए स्टैटिक। जैसे प्रिंसिपल ऑफ हमारे पास है, मान लो डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। अब हमने लेबर को क्या करना, अलग अलग भागों में बांटना, मे नॉट भी एप्लीकेबल इन द स्मॉल फॉर्म। कहते हैं मान लो छोटी इकाई, अब एक छोटा सा काम है उसको मैं अलग अलग लोगों से कराऊँ। लार्ज फॉर्म में तो कहता है कि डिवीजन ऑफ लेबर एप्लीकेबल है, क्योंकि बहुत बड़ा जब हमारा बिजनेस हो जाएगा, अब एक छोटी सी दुकान है उसमें मैं अकेला व्यक्ति भी संभाल सकता हूँ। जिस समय उसे मैं मॉल के रूप में बना दूंगा तो क्या होगा, मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इन दैट केस जो हमारे पास से फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन ऑफ लेबर को मेरे को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे मॉल के वर्क को मैं अकेला हैंडल नहीं कर सकता। उसके बाद ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। कैसे, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेंट, किस लिए देखो बनाए उसमें, देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास से क्या बन रहा है इसका, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेंट फॉर, इसके लिए देखो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं इसको और उसमें फिर डिटेल इसकी स्टडी करते हैं। देखो बेटा, हाँ जी, तो अगर फॉर इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर, वो क्या करता है, किसको प्रभावित करता है, ह्यूमन बिहेवियर को, एंड गेटिंग द हायर परफॉर्मेंस फ्रॉम दैम, और उनसे हायर परफॉर्मेंस के लिए आशाएं करता है। दे गाइड दैम हाउ टू रिस्पॉन्ड अंडर डिफरेंट, वो कहता है कि उन्हें गाइड करता है कि हमें अलग अलग परिस्थितियों के अंदर कैसे काम करना है, कैसी सिचुएशंस में काम करना है, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ह्यूमन जो नेचर है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा जटिल है। हर व्यक्ति को समझना, हर बिहेवियर को समझना, उसकी परसेप्शंस को, उसकी नीड्स को समझना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। कि ये कहता है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वे लिमिटेड एप्लीकेशन, इसलिए कहता है जो इसकी एप्लीकेशन है ना, जिसका काम करना है वो बड़ा लिमिटेड एरियाज है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट, सबसे बड़ी बात हमने डिस्कस पहले भी कर ली कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं, रिलेशनशिप हैं किसके बीच में, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। कैसे, उसने कहा दे स्पेसिफाई व्हाट द अल्टीमेट आउटकम्स। हम ये देखते हैं कि वास्तव में मेरे पास से अल्टीमेट आउटकम्स विल बी ऑन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी एक परिस्थिति के अंदर, ठीक है, हमारे आउटकम्स क्या रिजल्ट आएंगे, एंड वर्क इज डन इन ए पर्टिकुलर मैनर, यदि उस ढंग से काम किया जाएगा। जैसे मान लो डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं, मान लो उसने एग्जांपल लिया इसको समझाने के लिए, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। अब देखो कहता है कि डिवीजन ऑफ वर्क में क्या हुआ, हर व्यक्ति जो जिस काम में एक्सपर्ट था मैंने उसको वो काम दिया, काम बढ़िया हुआ, इफेक्टिव होगा, कोस्ट इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, तो ठीक है। तो उसने कह दिया कि रिलेशनशिप, यानी एक एफिशिएंट वर्कर को लगाने से वर्क कैसा हुआ, एफिशिएंट हुआ। तो कॉज और इफेक्ट ये उसने बता दिया कि क्या बना, कॉज ये बना और इसका परिणाम हमारे सामने क्या आया कि एक अच्छा लेबर लगाया तो काम क्या हुआ, अच्छा हुआ। यानी डिवीज़न ऑफ लेबर करने से क्या हुआ कि हमने स्पेशलाइज्ड वर्कर को किसी स्पेशलाइज्ड वर्कर लगा दिया, तो उसने क्या किया, उसको कोस्ट इफेक्टिव मैनर से बहुत बढ़िया ढंग से मुझे कंप्लीट करके दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट कर अपना मूव करते हैं, कंटीजेंट अपॉन द सिचुएशंस। अलग अलग परिस्थितियों के सामने हमें क्या रहना पड़ता है, कंटीजेंट रहना पड़ता है। कैसे, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट ए फिक्स। कहते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फिक्स भी नहीं है, परमानेंट भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इट्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर बी स्टेबल, नेवर स्टैटिक, ठीक है। इट्स चेंजेस कॉन्टीन्यूसली अकॉर्डिंग टू द टाइम। दे आर अफेक्टेड बाय द सिचुएशंस। कहता है कि ये किससे प्रभाव होता है, दे अफेक्टेड बाय द सिचुएशन, परिस्थितियों में, ठीक है। सरकमस्टांसिस के अंदर स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे सामने कुछ बदल रही हैं। इन द अदर वर्ड दे कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली इन ऑल द सिचुएशन, ठीक है, कि हम अनदेखे रूप से
ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, दे मस्ट बी अप्लाइड केयरफुली, बहुत ज़्यादा ध्यान से। देखो यहाँ पर उसने एक पॉइंट क्या कह दिया कि दे कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली, इसको हम ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते, दे मस्ट बी अप्लाइड केयरफुली एंड डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, ये हमारे रिक्वायरमेंट पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे उसने कहा, मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर हमने देखो क्या देखा, यूनिटी ऑफ कमांड यानी एक व्यक्ति एक से निर्देशित होना चाहिए, यानी एक व्यक्ति को निर्देश एक से मिलना चाहिए, इज अ रेलिवेंट फॉर द लोअर लेवल बट इट माइट बी ए लिमिटेड एप्लीकेशन एट द हायर लेवल। कहता है कि ये जो लोअर लेवल पर है तब तक तो ठीक है कमांड, परंतु हायर लेवल पर एक व्यक्ति दूसरे से कमांड पॉसिबल काफ़ी हद तक उसमें नहीं होता, काफ़ी लिमिटेड एरियाज है जहाँ पर ये पॉसिबल होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हमारा सिग्निफिकेंस। अब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है, इसको हम मूव करते हैं। देखो जी, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है प्रोवाइड द यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर्स, अंतर्दृष्टि जैसे हम कहते हैं इंसाइट, ठीक है, एक यूजफुल, एक लाभकारी जो है एक मैनेजर को अंतर्दृष्टि प्रोवाइड कराते हैं। कैसे, देखो ध्यान देंगे, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेक द मैनेजर अवेयर, उसको अवेयर करते हैं, सजग करते हैं अबाउट द मैनर इन विच ही शुड बी एक्ट, उसे कैसे काम करना चाहिए अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। देखो अलग अलग सिचुएशन के अंदर उसको कैसे काम करना चाहिए, इस चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, नोट रेस्पेक्ट होता है मिस्टेक होता है प्रीवियस मैनेजर, वो कहता है कि जो प्रीवियस मैनेजर ने कोई मिस्टेक कर दी थी ना किसी वजह से ऐसी परिस्थितियों के अंदर, तो वो आप ना करें, इस बात को वो शो करता है। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर कैन डील विद द कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स, कहता है उसके सामने जितनी भी जटिल प्रॉब्लम्स आएंगी ना उन सबको वो क्या करेगा, बड़े ईजिली हैंडल कर लेगा। ठीक है, और टाइमली उस काम को इन दिस वे, कहते हैं जो टाइमली गाइडलाइंस उसको मिल गई ना इन प्रिंसिपल मैनेजमेंट से, इससे क्या होगा, वेस्टेज हमारी कम होगी। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड लेस एक्सपेंसिव मैनर, लेस एक्सपेंसिव यानी कम खर्चे के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम मूव करते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज, साधनों का कुशलतम प्रयोग। ठीक है, कहते हैं इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन है फिजिकल, जैसे हमारे पास क्या होता है, मटेरियल भी है, मशीन भी है, मनी भी है, ये सभी हमारे पास से क्या होते हैं, कुछ साधन है, मटेरियल, मशीन, मनी एंड ह्यूमन, और यहाँ पर क्या है, ह्यूमन नेचर में क्या आ गया, मैन पावर आ गई। तो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नथिंग बट टू बी पुट दैम ए ऑप्टिमम यूज एंड अवॉइड द वेस्टेज, कहते हैं उनको इस ढंग से हमने इस ढंग से काम करना है जिससे कि उनका ऑप्टिमम यूज़ हो सके और वेस्टेज कम से कम हो। जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं यहाँ पर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश एक व्यक्ति से मिलना, यूनिफाइड एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन ए कॉमन डायरेक्शन ऑफ द गोल, वो कहता है कि जो हमें दिशा निर्देश मिले वो एक ही व्यक्ति से मिले, जिससे क्या उन साधनों का बहुत अच्छे ढंग से क्या होगा, यूज़ होगा, और रिजल्ट क्या आएंगे हमारे पास से, यूज़फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज करने से हमारे पास से क्या होगा कि जो हमने एफर्ट्स उन लोगों के इकट्ठे किए ना, तो उससे हमारे रिजल्ट भी क्या आए हैं, बहुत प्रॉपर वे से आए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने पॉइंट की तरफ। अब है जी साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। अब कहते हैं कि जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट में अगला पॉइंट हमारे पास से क्या आता है कि इस पॉइंट को हम लेकर चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हमारे पास से क्या आ रहा है कि साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, अब इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग कैसे हुआ है। ये कहते हैं द मैनेजमेंट प्रिंसिपल सर्व एज ए गाइडलाइंस, एक दिशा निर्देश जारी करता है फॉर द मैनेजर टू टेक द थॉटफुल डिसीजन, हर चीज़ को क्या करे, सोच समझ के करे, थॉटफुल डिसीजन बेस्ड ऑन द फैक्ट, जो कि तथ्यों पर आधारित होगा, एंड नीड नॉट बी डिपेंडिंग अपॉन द ट्रायल। कहते हैं मैनेजर को यहाँ पे ट्रायल और बेसिस पर डिपेंड नहीं रहना है, यहाँ पर उसे क्या करना है, दे कैन बी बेस्ड देयर डिसीजन ऑन एस्टैब्लिश मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में हमें बताया गया था वैसे काम करना, हमें ट्रायल एंड बेसिस एरर पर कोई काम नहीं करना है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रेनिंग टू दी मैनेजर सो दैट दे कैन बी टेक दैट साइंटिफिक बैलेंस्ड डिसीजन, जिससे कि वो कहता है कि जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट होते हैं ना प्रोवाइड कराते हैं कि नेसेसरी ट्रेनिंग, कि आपको मैनेजर को नेसेसरी ट्रेनिंग दी जाए सो दैट दे कैन टेक द साइंटिफिक बैलेंस डिसीजन, जिससे कि वो एक साइंटिफिक डिसीजन ले सके। उसके बाद हम अपने आप को पॉइंट नंबर 4 पे लेकर चलते हैं कि मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, उन बदलती परिस्थितियों के अंदर कैसे हमने अपने डिसीजन को लेना है, उसमें भी हमारी हेल्प करते हैं। कैसे, द मॉडर्न टाइम्स ओनली सच ए बिजनेस यूनिट कैन बी रिमेन अलाइव एंड डेवलप विच कैन कीप द पेस विद द रैपिड चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी यहाँ पर हमारे पास एक फर्स्ट मोवर एडवांटेज की बात आती है कि पेस विद द रैपिड चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है वैसे वैसे हम अपने आप को बदल लें, तभी हम उस बेनिफिट को ले पाएंगे। एवरी बिजनेस ऑपरेट इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट का, हर बिजनेस जो है ना किस में काम करता है, हमें देखा डायनामिक, क्योंकि स्टेबल नहीं होता,
एंड इसमें कौन कौन सा एनवायरनमेंट है, जैसे इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल, कभी स्टेबल नहीं होता है, लगातार चेंज होता है। तो मैनेजर क्या करता है कि मैनेजर कैन अप्लाई द मैनेजमेंट प्रिंसिपल सुटेबली टू डील विद दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन। अलग अलग परिस्थितियों के अंदर उसने अपने आप को कैसे ढालना है, इस चीज़ पर वो विचार करता है। फिर हमारे पास फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी क्या करता है, वो पूरा करता है। कहता है मैनेजमेंट इटसेल्फ इज़ ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। कहता है मैनेजमेंट जो है वो भी क्या है, एक जो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग की तरह काम करता है, ठीक है, ऑफ द सोसाइटी, एंड टेक इनपुट फ्रॉम द सोसाइटी एंड सप्लाई आउटपुट टू द सोसाइटी। ठीक है, उसने क्या करना कि जो रिसोर्सेज हैं वो भी कहाँ से मिलना है उसको, सोसाइटी से। प्रोडक्ट जो बन के जाएंगे वो भी सोसाइटी में। तो इन मैनेजमेंट इज इन द एफिशिएंट तो द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी विल बी बेटर यूटिलाइज। यदि हमारे पास है मैनेजर या मैनेजमेंट जो हमारी यदि एफिशिएंट है काम करने के अंदर, तो उन साधनों का बहुत अच्छे ढंग से वो यूज़ कर सकती है। इन दिस वे मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे क्या होगा, उस व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या होगा, इंप्रूवमेंट आएगा, एंड ऑफ द पीपल टू अटेन द सोशल ऑब्जेक्टिव, और इससे हमारे सामाजिक उत्तरदायित्वों की भी पूर्ति होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। तो पॉइंट हमारे पास है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मैनेजमेंट हमें क्या करती है, ट्रेन करती है और एजुकेशन शिक्षा देती है। ठीक है, कैसे, कहता है कि द एडवांटेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इनकरेज द रिसर्चर टू ब्रिंग ए मोर इंप्रूवमेंट इन दैम। कहता है लगातार रिसर्चर क्या करते हैं कि जो हमने कर लिया पॉइंट, जिस पे रिसर्च कर लिया उसको और कैसे इंप्रूव किया जाए, इस चीज़ पर सोचना। द एटीट्यूड द मैनेजर हैज़ बी ए मोल्डेड सेल्फ इन सच ए फैशन दैट आर डूइंग। कहता है कि अपने आप को इस ढंग से बदलना जिस हिसाब से फैशन में आज के परिवर्तन हो रहा है, एंड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली समथिंग न्यू। कहते हैं कुछ भी करके लगातार प्रयास करने से कहते हैं कुछ ना कुछ नया होगा। इन दिस वे मैनेजर इन रीचिंग देयर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। कहते हैं इस तरह उसकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसके अंदर इंप्रूवमेंट होता है। इसी का हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या आएगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर इन फॉर्मुलेशन ऑफ द इफेक्टिव प्लान्स। इसमें क्या कर सकता है वो, यदि वो इन प्रिंसिपल मैनेजमेंट को इस तरह समझ गया तो इफेक्टिव प्लान एंड पॉलिसीज़ के अंदर बहुत बढ़िया ढंग से वर्क कर सकता है। और कहता है जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब प्रिंसिपल और जो रेमुनरेशन है, गाइड द मैनेजर टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी इक्वल पे और इक्वल वर्क। एक पॉलिसी बना दी, समान काम के लिए समान वेतन। तो ये क्या है, इससे बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अपने आप काम करने वाले लोग जो काम करने से जीसो रहते हैं, श्रीकर्स होते हैं, वर्क श्रीकर्स, वो अपने आप काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे बेटा पूरा होता है। टिल देन have a nice day. In the next video we will discuss about the principles of management. Okay.